चैप्टर 24 त्वरित निर्णय। मैं स्लीपिंग बैग पर मुंह के बल लेटा हुआ हूँ, न्याय के आने का इंतजार कर रहा हूँ। शायद कोई हिमस्खलन मुझे यहीं दफना दे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे फिर से आईने में अपना चेहरा देखना पड़े। मुझे चेतावनी देने के लिए कोई आवाज नहीं थी। अचानक एडवर्ड का ठंडा हाथ मेरे उलझे हुए बालों को सहलाने लगा। मैं उसके स्पर्श से अपराधबोध से कांप उठी। क्या तुम ठीक हो? वह चिंतित स्वर में बोला। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने कराहते हुए कहा, हो सकता है कि आप इस बारे में अपना विचार बदल लें। जेकब कहाँ है? वो लड़ने गया था, मैंने फर्श पर बुदबुदाते हुए कहा। जेकब खुशी खुशी छोटे से कैंप से निकल गया था और खुशी खुशी कह रहा था, मैं अभी वापस आऊंगा, और वह पूरी ताकत से समाशोधन की ओर भाग रहा था। वह पहले से ही कांप रहा था क्योंकि वह अपने दूसरे स्वरूप में जाने की तैयारी कर रहा था। अब तक पूरा झुंड सब कुछ जान चुका था। सेठ क्लियरवाटर, जो टेंट के बाहर टहल रहा था, मेरी बेइज्जती का एक अंतरंग गवाह था। एडवर्ड कुछ देर तक चुप रहा। ओह, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज की टोन से मुझे चिंता हुई कि मेरा हिमस्खलन पर्याप्त तेजी से नहीं आ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और, निश्चित रूप से, उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं क्योंकि वह कुछ ऐसा सुन रहा था जिसे मैं उसे सुनाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैंने अपना चेहरा वापस फर्श पर गिरा दिया। मैं तब दंग रह गया जब एडवर्ड अनिच्छा से हंसने लगा, और मैंने सोचा गंदी लड़ाई की। उसने अनिच्छा से प्रशंसा करते हुए कहा, वो मुझे नैतिकता के संरक्षक संत की तरह दिखाता है। उसका हाथ मेरे गाल के उस हिस्से से टकराया जो खुला हुआ था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, प्रिय। जेकब जितना मैंने उसे श्रेय दिया है, उससे कहीं ज्यादा चालाक है। हालांकि, मैं चाहता हूँ कि तुमने उससे न पूछा होता। एडवर्ड, मैंने खुरदुरे नायलॉन से फुसफुसाते हुए कहा। मैं शश, उसने मुझे चुप कराया। उसकी उंगलियां मेरे गाल पर टिकी हुई थीं। मेरा मतलब यह नहीं था। बात बस इतनी है कि अगर तुम उसके झांसे में नहीं आती तो भी वो तुम्हें चूम लेता, और अब मेरे पास उसका चेहरा तोड़ने का कोई बहाना नहीं है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता। क्या तुम इसके झांसे में आ गए? मैंने लगभग समझ से परे बड़बड़ाते हुए कहा। बेला, क्या तुम सच में मानती थी कि वह इतना महान था, कि वह मेरे लिए रास्ता साफ करने के लिए महिमा की ज्वाला में बुझ जाएगा? मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी धैर्यपूर्ण निगाहों से मिला। उसका चेहरा कोमल था, उसकी आंखों में घृणा के बजाय समझ भरी हुई थी, जो मुझे देखने लायक थी। हाँ, मुझे इस बात पर यकीन था। मैंने बुदबुदाया और फिर नजरें फेर लीं। लेकिन मुझे जेकब पर कोई गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। मेरे शरीर में इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने प्रति महसूस की गई नफरत के अलावा कुछ और रख सकूं। एडवर्ड फिर से धीरे से हंसा। तुम बहुत बुरे झूठे हो। तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लोगे जिसके पास थोड़ी सी भी कुशलता हो। तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? या फिर तुमने अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनी है? मुझे लगता है कि मुझे काफी व्यापक जानकारी मिल गई है, उसने हल्के, सहज स्वर में कहा। जेकब के दिमाग में ज्वलंत तस्वीरें उभरती हैं। मुझे उसके पैक के लिए उतना ही बुरा लग रहा है जितना अपने लिए। बेचारे सेठ को उल्टी आ रही थी, लेकिन सैम अब जेकब का ध्यान केंद्रित करवा रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पीड़ा में अपना सिर हिलाया। टेंट के फर्श के तीखे नायलॉन के रेशे मेरी त्वचा पर रगड़ खा रहे थे। तुम भी इंसान ही हो, वह फुसफुसाया और मेरे बालों को फिर से सहलाया। ये सबसे दयनीय बचाव है जो मैंने कभी सुना है। लेकिन तुम इंसान हो, बेला, और जितना मैं चाहती हूँ, वह भी वैसा ही है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे छेद हैं जिन्हें मैं नहीं भर सकती। मैं ये समझती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। यही बात मुझे इतना भयानक बनाती है। इसमें कोई छेद नहीं है। तुम उससे प्यार करते हो, उसने धीरे से कहा। मेरे शरीर की हर कोशिका इसे नकारने के लिए तड़प रही थी। मैंने कहा, मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था।
हाँ, मुझे भी ये पता है। लेकिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा, बेला, तो मैं तुम्हें खून से लथपथ छोड़ गया। जेकब ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें फिर से टांके लगाए। इससे तुम दोनों पर इसका असर पड़ना तय था। मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह के टांके अपने आप ठीक हो जाते हैं। मैं तुम दोनों में से किसी को भी उस चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता जिसे मैंने जरूरी बना दिया था। मुझे माफी मिल सकती है, लेकिन इससे मैं परिणामों से बच नहीं सकता। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम खुद को दोषी ठहराने का कोई न कोई तरीका खोज लोगी। कृपया रुको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझसे क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर उस बुरे नाम से बुलाओ जो तुम सोच सकते हो, हर उस भाषा में जो तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे घृणा करते हो और तुम यहाँ से जाने वाले हो ताकि मैं तुमसे विनती कर सकूं और अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा सकूं कि तुम यहाँ रहो। मुझे खेद है, उसने आह भरी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कम से कम मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करना बंद करो। मुझे तकलीफ सहने दो, मैं इसी लायक हूँ। नहीं, वह बुदबुदाया। मैंने धीरे से सिर हिलाया। तुम सही हो, बहुत ज्यादा समझदार बने रहो। यह शायद और भी बुरा होगा। वो एक क्षण के लिए चुप हो गया और मुझे वातावरण में एक नया उत्साह, एक नई तात्कालिकता का एहसास हुआ। ये करीब आ रहा है, मैंने कहा। हाँ, अब कुछ मिनट और। बस इतना समय है कि एक बात और कह सकूं। मैंने इंतजार किया। जब उसने आखिरकार फिर से बात की, तो वह फुसफुसा रहा था। मैं नेक हो सकता हूँ, बेला। मैं तुम्हें हमारे बीच में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। बस खुश रहो, और तुम मेरा जो भी हिस्सा चाहो ले सकती हो, या फिर कुछ भी नहीं, अगर वह बेहतर हो। तुम जो भी कर्ज महसूस करती हो, उसे अपने फैसले पर हावी मत होने दो। मैंने खुद को फर्श से धकेलकर घुटनों के बल पर खड़ा कर लिया। अरे, बंद करो, मैंने उस पर चिल्लाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नहीं बेला, मैं सच में यही कह रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने कराहते हुए कहा। लड़ने का क्या हुआ? अब महान आत्मा बलिदान की शुरुआत मत करो। लड़ो, कैसे? उसने पूछा, और उसकी आंखें उदासी से बूढ़ी हो गई थीं। मैं उसकी गोद में बैठ गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे परवाह नहीं कि यहाँ ठंड है। मुझे परवाह नहीं कि मैं अभी कुत्ते की तरह बदबू मार रहा हूँ। मुझे भूला दो कि मैं कितना भयानक हूँ। मुझे उसे भूला दो। मुझे अपना नाम भूला दो। वापस लड़ो। मैंने उसके फैसले का इंतजार नहीं किया और न ही यह बताने का मौका दिया कि उसे मुझ जैसे क्रूर, विश्वासघाती राक्षस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने खुद को उसके सामने खींचा और अपना मुंह उसके बर्फ जैसे ठंडे होठों से सटा दिया। सावधान, प्रिया, वह मेरे तीव्र चुंबन के तहत बड़बड़ाया। नहीं, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। उसने धीरे से मेरा चेहरा कुछ इंच पीछे धकेला और कहा, तुम्हें मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा कोई भी हिस्सा ले सकती हूँ। मुझे ये हिस्सा चाहिए। मुझे हर हिस्सा चाहिए। मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी और उसके होठों तक पहुंचने की कोशिश की। उसने मुझे चूमने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन जैसे जैसे मेरी अधीरता बढ़ती गई, उसका ठंडा मुंह हिचकिचा रहा था। मेरा शरीर मेरे इरादों को स्पष्ट कर रहा था, जिससे मैं अपनी पहचान उजागर कर रही थी। अनिवार्य रूप से, उसके हाथ मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े। शायद यह इसके लिए सबसे अच्छा समय नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया, जो मेरी पसंद के हिसाब से बहुत शांत था। क्यों नहीं? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर वह तर्कसंगत होने वाला था तो लड़ने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपने हथियार नीचे कर लिए। सबसे पहले, क्योंकि ठंड है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर फर्श से स्लीपिंग बैग उठाया, उसने उसे मेरे चारों ओर कंबल की तरह लपेट दिया। गलत, मैंने कहा। सबसे पहले, क्योंकि आप एक पिशाच के लिए विचित्र रूप से नैतिक हैं। वह हंसा। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ठंड दूसरी है, और तीसरी बदबू, प्रिय। ठीक है, तुम वास्तव में करते हो। उसने नाक सिकोड़ ली, एक कहावत में। चौथी बात, उसने बुदबुदाते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाया और मेरे कान में फुसफुसाया।
हम कोशिश करेंगे, बेला। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जेकब ब्लैक की प्रतिक्रिया में न हो। मैं सिहर उठी और अपना चेहरा उसके कंधे से टिका दिया। और 5वां, ये बहुत लंबी सूची है। मैंने बुदबुदाया। वह हंसा, हाँ, लेकिन तुम लड़ाई सुनना चाहते थे या नहीं? जैसे ही वह बोल रहा था, सेठ तंबू के बाहर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर मेरा शरीर अकड़ गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा बायां हाथ मुट्ठी में बंद था, नाखून मेरी पट्टीदार हथेली में चुभ रहे थे, जब तक एडवर्ड ने उसे पकड़कर धीरे से मेरी उंगलियों को सीधा नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा, बेला, उसने वादा किया। हमारे पास कौशल, प्रशिक्षण और आश्चर्य है। ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर मुझे सच में इस पर विश्वास नहीं होता, तो मैं अभी नीचे होता और तुम यहाँ होती, किसी पेड़ से जंजीर से बंधी हुई या कुछ इसी तरह की। एलिस तो बहुत छोटी है, मैंने विलाप किया। वह हंसा। यह एक समस्या हो सकती है, अगर कोई उसे पकड़ सके। सेठ छटपटाने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बस इस बात से नाराज है कि वो हमारे साथ यहाँ फंस गया है। वह जानता है कि उसे बचाने के लिए गिरोह ने उसे कार्रवाई से दूर रखा है। वो उनके साथ शामिल होने के लिए लालायित है। मैंने सेठ की ओर सामान्य दृष्टि से देखा। नवजात शिशु पगडंडी के अंत तक पहुंच गए हैं। ये जादू की तरह काम कर गया। जैस्पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उन्होंने घास के मैदान में मौजूद शिशुओं की गंध को पकड़ लिया है, इसलिए वे अब 2 समूहों में विभाजित हो रहे हैं। जैसा कि एलिस ने कहा, एडवर्ड ने फुसफुसाया। उसकी आंखें दूर किसी चीज पर केंद्रित थीं। सैम हमें घात लगाने वाले दल को रोकने के लिए इधर उधर ले जा रहा है। वह जो सुन रहा था उस पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने समूह का बहुवचन इस्तेमाल किया। अचानक उसने मेरी ओर देखा। सांस लो, बेला। मैंने जो करने को कहा था, उसे करने में संघर्ष किया। मैं तंबू की दीवार के ठीक बाहर सेठ की भारी सांसों की आवाज सुन सकता था, और मैंने अपने फेफड़ों को उसी समान गति पर रखने की कोशिश की, ताकि मैं हाइपरवेंटिलेट न हो जाऊं। पहला समूह खुले मैदान में है। हम लड़ाई की आवाज सुन सकते हैं। मेरे दांत आपस में चिपक गए। वह एक बार हंसे। हम सुन सकते हैं कि एम्मिट बहुत आनंद ले रहा है। मैंने स्वयं को सेठ के साथ एक और सांस लेने के लिए मजबूर किया। दूसरा समूह तैयार हो रहा है। वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है। एडवर्ड गुर्राया। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उसके दांत आपस में भींच गए। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम भाग न जाओ। बढ़िया कदम लिया। वो काफी तेज है, उसने स्वीकृति में बड़बड़ाया। नवजात शिशुओं में से एक ने हमारी गंध पकड़ ली, और लिया ने उसे मुड़ने से पहले ही नीचे गिरा दिया। सैम उसे खत्म करने में उसकी मदद कर रहा है। पॉल और जेकब ने एक और बच्चा पा लिया, लेकिन बाकी लोग अब रक्षात्मक हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें क्या करना है। दोनों पक्ष छल कर रहे हैं। नहीं, सैम को आगे बढ़ने दो। रास्ते से हट जाओ, उसने बड़बड़ाया। उन्हें अलग करो और उन्हें एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने मत दो। सेठ चिल्लाया। ये बेहतर है, उन्हें समाशोधन की ओर ले जाओ। एडवर्ड ने स्वीकृति दी। जब वह देख रहा था तो उसका शरीर अनजाने में हिल रहा था। वह अपने द्वारा की जाने वाली हरकतों के लिए तनाव में था। उसके हाथ अभी भी मेरे हाथों को पकड़े हुए थे। मैंने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में घुमाईं। कम से कम वह वहां नीचे तो नहीं था। ध्वनि का अचानक गायब हो जाना ही एकमात्र चेतावनी थी। सेठ की गहरी सांसें रुक गईं, और जब मैंने अपनी सांसों की गति उसकी सांसों के साथ मिलाई तो मुझे इसका एहसास हुआ। मैंने सांस लेना बंद कर दिया, इतना भयभीत कि मेरे फेफड़े भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि एडवर्ड मेरे बगल में बर्फ के एक टुकड़े में जम गया था। अरे नहीं, नहीं, नहीं। कौन खो गया? उनका या हमारा? मेरा, सब मेरा। मेरा क्या नुकसान हुआ? इतनी जल्दी कि मुझे ठीक से पता ही नहीं चला कि यह कैसे हुआ। मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और मेरे चारों ओर तंबू टुकड़े टुकड़े होकर ढह रहा था। क्या एडवर्ड ने हमें बाहर निकाल लिया था? क्यों? मैं चौंककर चमकती रोशनी में पलकें झपकाता रहा। सेठ ही वह व्यक्ति था जो मुझे दिखाई दे रहा था।
हमारे ठीक बगल में उसका चेहरा एडवर्ड से केवल 6 इंच की दूरी पर था। वे एक दूसरे को एक अनंत सेकंड के लिए पूरी एकाग्रता से देखते रहे। सूरज की रोशनी एडवर्ड की त्वचा से अलग हो गई और सेठ के फर पर चमक बिखेरने लगी। और फिर एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, जाओ सेठ। विशाल भेड़िया घूमकर जंगल की छाया में गायब हो गया। क्या 2 सेकंड पूरे बीत गए थे। ऐसा लगा जैसे घंटों बीत गए हों। मैं इस बात से घबरा गई थी कि मुझे मतली आ गई थी कि समाशोधन में कुछ भयानक गड़बड़ हो गई थी। मैंने एडवर्ड से मांग करने के लिए अपना मुंह खोला कि वो मुझे वहां ले जाए, और अभी करे। उन्हें उसकी जरूरत थी और उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर मुझे उन्हें बचाने के लिए खून बहाना पड़ा तो मैं ऐसा करूंगी। मैं ऐसा करने के लिए मर जाऊंगी, तीसरी पत्नी की तरह। मेरे हाथ में कोई चांदी का खंजर नहीं था, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। इससे पहले कि मैं पहला शब्द बोल पाती, मुझे लगा जैसे मुझे हवा में उछाला जा रहा है। लेकिन एडवर्ड के हाथ मुझे कभी नहीं छोड़ते थे। मैं बस हिल रही थी, इतनी तेजी से कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर रही हूँ। बगल में का सुप्रसिद्ध उपन्यास पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। मैंने पाया कि मेरी पीठ चट्टान की खड़ी सतह से सटी हुई है। एडवर्ड मेरे सामने खड़ा था और उसकी मुद्रा ऐसी थी जिसे मैं तुरंत पहचान गया। मेरे मन में राहत की लहर दौड़ गई, साथ ही मेरा पेट मेरे पैरों के तलवों से नीचे गिर गया। मैंने गलत समझा था। राहत की बात ये रही कि समाशोधन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। संकट यहाँ भयावह है। एडवर्ड ने रक्षात्मक मुद्रा में आधा झुका हुआ अपनी बाहें थोड़ी फैलाई हुई रखीं, जिसे मैंने बहुत ही निश्चितता के साथ पहचाना। मेरी पीठ पर जो चट्टान थी, वह इतालवी गली की प्राचीन ईंट की दीवार हो सकती थी, जहां वह मेरे और काले लबादे वाले वोल्तुरी योद्धाओं के बीच खड़ा था। हमारे लिए कुछ आ रहा था। कौन? मैंने फुसफुसाकर पूछा। शब्द उसके दांतों से निकले और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा जोर से लगा। बहुत जोर से। इसका मतलब था कि छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हम फंस गए थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका जवाब किसने सुना। विक्टोरिया, उसने कहा, शब्द को थूकते हुए, इसे एक अभिशाप बना दिया। वह अकेली नहीं है। उसने मेरी गंध को पार किया, नवजात शिशुओं को देखने के लिए उसका पीछा किया। उसका उनसे लड़ने का कभी इरादा नहीं था। उसने मुझे खोजने का एक क्षण एक निर्णय लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि तुम जहां भी होगे। वह सही थी। तुम सही थे। ये हमेशा विक्टोरिया थी। वह इतनी करीब थी कि वो उसके विचार सुन सकता था। फिर से राहत मिली। अगर यह वोल्टुरी होता तो हम दोनों मर जाते, लेकिन विक्टोरिया के साथ ऐसा होने की जरूरत नहीं थी। एडवर्ड इससे बच सकता था। वह एक अच्छा योद्धा था, जैस्पर जितना ही अच्छा। अगर वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लाती तो वह लड़कर बाहर निकल सकता था, अपने परिवार के पास वापस जा सकता था। एडवर्ड किसी से भी ज्यादा तेज था। वह बच सकता था। मैं बहुत खुश था कि उसने सेठ को दूर भेज दिया। बेशक सेठ के पास मदद के लिए कोई नहीं था। विक्टोरिया ने अपना फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया था, लेकिन कम से कम सेठ सुरक्षित था। जब मैंने उसका नाम सोचा तो मेरे दिमाग में विशाल रेतीले भेड़िए की छवि नहीं दिखी, वह सिर्फ 15 साल का दुबला पतला लड़का था। एडवर्ड के शरीर ने जंगल की परछाइयों को हिला दिया, केवल बहुत ही कम, लेकिन इसने मुझे बताया कि मुझे कहाँ देखना है। मैंने काले रंग को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बुरे सपने मेरा स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हों। 2 पिशाच धीरे धीरे हमारे शिविर के छोटे से छेद में घुस आए। उनकी नजरें एकाग्र थीं, कुछ भी चूकते नहीं दिख रहा था। धूप में हीरे की तरह चमकते थे। मैं अपनी उम्र के गोरे लड़के को मुश्किल से देख पा रहा था जब वो कपड़े बदल चुका था। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती थीं। हालांकि वह आंखें सबसे करीब था, वह सिर्फ एक लड़का था। हालांकि वह मांसल और लंबा था, शायद पहले से ज्यादा चटकीला लाल रंग। मैंने एडवर्ड को पहले कभी नहीं देखा था। सबसे नजदीकी खतरा, मैं उसे नहीं देख पा रहा था, क्योंकि कुछ फीट बगल से और कुछ फीट पीछे से विक्टोरिया मुझे घूर रही थी। उसके नारंगी बाल मेरी याद से ज्यादा चमकीले थे, एक लौ की तरह। यहाँ हवा नहीं थी,
लेकिन उसके चेहरे के चारों ओर की आग हल्की सी झिलमिला रही थी, मानो वह जीवित हो। उसकी आंखें प्यास से काली हो गई थीं। वह मुस्कुराई नहीं, जैसा कि वह हमेशा मेरे बुरे सपनों में करती थी। उसके होंठ एक तंग रेखा में दबे हुए थे। जिस तरह से उसने अपने कुंडलित शरीर को थामे रखा, उसमें एक आकर्षक बिल्ली जैसी विशेषता थी, एक शेरनी जो उछलने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी बेचैन, जंगली निगाहें एडवर्ड और मेरे बीच झिलमिलाती रहीं, लेकिन आधे सेकंड से ज्यादा उस पर नहीं टिकीं। वह अपनी आंखें मेरे चेहरे से उतनी ही दूर रख सकती थी, जितनी मैं अपनी आंखें उसके चेहरे से नहीं रख सकता था। तनाव उसके अंदर से उतर गया, हवा में लगभग दिखाई दे रहा था। मैं उसकी इच्छा, उस सर्वव्यापी जुनून को महसूस कर सकता था जिसने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके विचारों को सुन सकता था। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वह जो चाहती थी, उसके इतने करीब थी कि 1 साल से भी अधिक समय से उसके पूरे अस्तित्व का केंद्र बिंदु उसके बहुत करीब था। मेरी मौत। उसकी योजना जितनी स्पष्ट थी उतनी ही व्यावहारिक भी। बड़ा गोरा लड़का एडवर्ड पर हमला करेगा। जैसे ही एडवर्ड का ध्यान पूरी तरह से भंग हो जाता, विक्टोरिया मुझे खत्म कर देती। ये जल्दी होगा, उसके पास यहाँ खेलने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से होगा। कुछ ऐसा जिससे उबरना असंभव होगा। कुछ ऐसा जिसे पिशाच का जहर भी ठीक नहीं कर सकता। उसे मेरे दिल की धड़कन रोकनी होगी। शायद कोई हाथ मेरी छाती में घुसाकर उसे कुचल दे। कुछ इसी तरह मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसका निशाना और अधिक स्पष्ट करना चाहता हो। बहुत दूर, काले जंगल के उस पार, एक भेड़िए की चीख शांत हवा में गूंज रही थी। सेठ के चले जाने के बाद उस आवाज को समझने का कोई तरीका नहीं था। गोरा लड़का कनखियों से विक्टोरिया को देख रहा था, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। वो कई मायनों में युवा था। मैंने उसकी चमकदार लाल पुतलियों से अंदाजा लगाया कि वो बहुत लंबे समय तक पिशाच नहीं रह सकता। वह मजबूत होगा, लेकिन अयोग्य। एडवर्ड जानता होगा कि उससे कैसे लड़ना है। एडवर्ड बच जाएगा। विक्टोरिया ने अपनी थोड़ी एडवर्ड की ओर हिलाई और बिना कुछ कहे लड़के को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रिले, एडवर्ड ने नर्म, विनती भरी आवाज में कहा। गोरा लड़का स्तब्ध रह गया, उसकी लाल आंखें बड़ी हो गईं। वो तुमसे झूठ बोल रही है, रिले, एडवर्ड ने उससे कहा। मेरी बात सुनो, वो तुमसे झूठ बोल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन लोगों से झूठ बोला था जो अभी समाशोधन में मर रहे हैं। तुम्हें पता है कि उसने उनसे झूठ बोला है, कि उसने तुमसे झूठ बोलने को कहा था, कि तुम दोनों में से कोई भी उनकी मदद नहीं करने वाला था। क्या यह मानना इतना मुश्किल है कि उसने तुमसे भी झूठ बोला है? रिले के चेहरे पर भ्रम की स्थिति छा गई। एडवर्ड कुछ इंच एक और खिसक गया और रिले ने अपने आप ही समायोजन करके उसकी क्षतिपूर्ति कर दी। वह तुमसे प्यार नहीं करती, रिले। एडवर्ड की कोमल आवाज सम्मोहक, लगभग सम्मोहक थी। उसने कभी नहीं किया। वह जेम्स नाम के किसी व्यक्ति से प्यार करती थी, और तुम उसके लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं हो। जब उसने जेम्स का नाम लिया, तो विक्टोरिया के होंठ पीछे हट गए और उसके दांत दिखने लगे। उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहीं। रिले ने उसकी ओर एक उन्मत्त नजर डाली। रिले, एडवर्ड ने कहा। रिले ने स्वतः ही एडवर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। वह जानती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, रिले। वह चाहती है कि तुम मर जाओ ताकि उसे अब और दिखावा न करना पड़े। हाँ, तुमने ये देखा है न? तुमने उसकी आंखों में अनिच्छा पड़ी है, उसके वादों में झूठा संकेत देखा है। तुम सही थे, वह तुम्हें कभी नहीं चाहती थी। हर चुंबन, हर स्पर्श एक झूठ था। एडवर्ड फिर आगे बढ़ा, लड़के की ओर कुछ इंच बढ़ा, मुझसे कुछ इंच दूर। विक्टोरिया की नज़र हमारे बीच की खाई पर टिकी थी। उसे मुझे मारने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, उसे बस एक छोटे से मौके की ज़रूरत थी। इस बार रिले ने धीरे से अपना स्थान बदला। तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्ड ने वादा किया। उसकी आंखें लड़के की आंखों पर टिकी थीं। उसने तुम्हें जो तरीका दिखाया है, उसके अलावा भी जीने के दूसरे तरीके हैं। ये सब झूठ और खून खराबा नहीं है, रिले। तुम अभी चले जाओ।
तुम्हें उसके झूठ के लिए मरने की जरूरत नहीं है। एडवर्ड ने अपने पैरों को आगे की ओर खिसकाया और बगल की ओर खिसकाया। अब हमारे बीच 1 फुट की जगह थी। रिले ने इस बार बहुत दूर चक्कर लगाया, इस बार जरूरत से ज्यादा। विक्टोरिया अपने पैरों की एड़ियों पर आगे की ओर झुक गई। आखिरी मौका, रिले, एडवर्ड फुसफुसाया। रिले का चेहरा हताश था और वह जवाब के लिए विक्टोरिया की ओर देख रहा था। वह झूठा है, रिले, विक्टोरिया ने कहा और उसकी आवाज़ सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने तुम्हें उनके दिमागी चालों के बारे में बताया था। तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ में वह मजबूत, जंगली, बिल्ली जैसी दहाड़ नहीं थी जो मैं उसके चेहरे और मुद्रा के हिसाब से लगा सकता था। ये नर्म थी, ये ऊंची, बच्चों जैसी, सोप्रानो झनकार थी। ऐसी आवाज़ जो सुनहरे बालों और गुलाबी बबल गम के साथ जाती थी। उसके खुले, चमकते दांतों से यह आवाज़ आती हुई समझ में नहीं आ रही थी। रिले का जबड़ा कड़ा हो गया और उसने अपने कंधे चौड़े कर लिए। उसकी आंखें खाली हो गईं, अब कोई उलझन नहीं थी, कोई संदेह नहीं था, कोई विचार नहीं था। उसने हमला करने के लिए खुद को तैयार किया। विक्टोरिया का शरीर कांप रहा था, वह इतनी कसी हुई थी। उसकी उंगलियां पंजे की तरह तैयार थीं, एडवर्ड के मुझसे बस 1 इंच दूर जाने का इंतजार कर रही थीं। ये गुर्राहट उनमें से किसी की ओर से नहीं आई। एक विशालकाय भूरे रंग की आकृति छेद के बीच से उड़ी और रिले को जमीन पर गिरा दिया। नहीं, विक्टोरिया चिल्लाई, उसकी शिशु जैसी आवाज अविश्वास से तीखी हो गई। मेरे सामने 1.5 गज की दूरी पर विशाल भेड़िया अपने नीचे बैठे गोरे पिशाच को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मेरे पैरों के पास चट्टानों में कुछ सफ़ेद और कठोर चीज टकराई। मैं उससे दूर भाग गया। विक्टोरिया ने उस लड़के की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली जिससे उसने अभी अभी अपने प्यार का वादा किया था। उसकी नज़रें अभी भी मुझ पर ही थीं। वो इतनी भयंकर निराशा से भरी हुई थी कि वो विक्षिप्त सी लग रही थी। नहीं, उसने फिर से दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा, जब एडवर्ड उसकी ओर बढ़ने लगा और उसका रास्ता रोककर मुझे देने लगा। रिले फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह बेधगा और थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह सेठ के कंधे पर एक क्रूर किक मारने में सक्षम था। मैंने हड्डी के टूटने की आवाज़ सुनी। सेठ पीछे हट गया और लंगड़ाते हुए चक्कर लगाने लगा। रिले ने अपनी बाहें फैला रखी थीं, तैयार, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका एक हाथ गायब था। उस लड़ाई से कुछ ही गज की दूरी पर एडवर्ड और विक्टोरिया नाच रहे थे। पूरी तरह से चक्कर नहीं लगा रही थी, क्योंकि एडवर्ड उसे मेरे करीब आने की अनुमति नहीं दे रहा था। वह पीछे की ओर झुकी, इधर उधर घूम रही थी, उसके बचाव में छेद खोजने की कोशिश कर रही थी। वह उसके कदमों पर नजर रखे हुए था, पूरी एकाग्रता के साथ उसका पीछा कर रहा था। वो उसके हिलने से ठीक 1 सेकंड पहले हिलना शुरू कर दिया, उसके विचारों में उसके इरादों को पढ़ते हुए। सेठ ने रिले पर बगल से हमला किया और एक भयानक, कर्कश चीख के साथ कुछ फट गया। एक और भारी सफ़ेद टुकड़ा जंगल में धमाके के साथ उड़ गया। रिले गुस्से में दहाड़ने लगा और सेठ अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से हल्के पैरों से पीछे हट गया, जबकि रिले ने एक कटे हुए हाथ से उस पर वार किया। विक्टोरिया अब छोटे से छेद के दूर छोर पर पेड़ों के तने के बीच से निकल रही थी। वो उलझन में थी, उसके पैर उसे सुरक्षा की ओर खींच रहे थे जबकि उसकी आंखें मेरी ओर इस तरह तरस रही थीं मानो मैं कोई चुंबक हूं जो उसे अपनी ओर खींच रहा हूं। वह देख सकती थी कि उसकी हत्या करने की तीव्र इच्छा उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति से संघर्ष कर रही थी। एडवर्ड भी ये देख सकता था। मत जाओ, विक्टोरिया, उसने उसी सम्मोहित करने वाले स्वर में पहले की तरह बड़बड़ाया। ऐसा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने अपने दांत दिखाए और उस पर फुफकारने लगी, लेकिन वह मुझसे दूर जाने में असमर्थ लग रही थी। तुम बाद में कभी भी भाग सकते हो, एडवर्ड ने कहा। इसके लिए बहुत समय है। यही तुम करते हो, है न? इसलिए जेम्स ने तुम्हें अपने पास रखा है। उपयोगी, अगर तुम्हें घातक खेल खेलना पसंद है। भागने की अनोखी प्रवृत्ति वाला साथी। उसे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, वह तुम्हारे कौशल का उपयोग कर सकता था जब हम उसे फीनिक्स में पकड़ लेते। उसके होठों के बीच से एक गुर्राहट निकली।
हालांकि तुम उसके लिए बस इतनी ही थी। किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेने में इतनी ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है जो तुम्हारे प्रति उतना ही स्नेह रखता है जितना एक शिकारी अपने घोड़े के प्रति रखता है। तुम कभी भी उसके लिए एक सुविधा से अधिक नहीं थी। मुझे पता है। एडवर्ड के होंठ एक तरफ खींच गए और उसने अपनी कनपटी थपथपाई। विक्टोरिया एकदम से चीखती हुई फिर से पेड़ों से बाहर निकली और एक तरफ झुक गई। एडवर्ड ने जवाब दिया और नृत्य फिर से शुरू हो गया। तभी रिले की मुट्ठी सेठ के पांव पर लगी और सेठ के गले से एक धीमी चीख निकली। सेठ पीछे हट गया, उसके कंधे हिल रहे थे मानो वह दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो। कृपया, मैं रिले से विनती करना चाहता था, लेकिन मुझे अपना मुंह खोलने, अपने फेफड़ों से हवा खींचने के लिए मांसपेशियां नहीं मिल रही थीं। कृपया, वो सिर्फ एक बच्चा है। सेठ भाग क्यों नहीं गया? वह अब क्यों नहीं भागा? रिले फिर से उनके बीच की दूरी कम कर रहा था, सेठ को मेरे बगल में चट्टान की ओर ले जा रहा था। विक्टोरिया को अचानक अपने साथी के भाग्य में दिलचस्पी हो गई। मैं देख सकता था कि वह अपनी आंखों के कोने से रिले और मेरे बीच की दूरी का अंदाजा लगा रही थी। सेठ ने रिले पर झपट्टा मारा, उसे फिर से पीछे धकेला और विक्टोरिया ने फुफकार मारी। सेठ अब लंगड़ा नहीं रहा था। उसका चक्कर उसे एडवर्ड से कुछ इंच की दूरी पर ले आया, उसकी दुम एडवर्ड की पीठ से टकराई और विक्टोरिया की आंखें उभर आईं। नहीं, वो मुझ पर हमला नहीं करेगा, एडवर्ड ने विक्टोरिया के दिमाग में उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा। उसने विक्टोरिया के ध्यान को भटकाने के लिए उसके करीब जाने का सहारा लिया। तुमने हमें एक साझा दुश्मन दे दिया है। तुमने हमें गठबंधन में शामिल कर लिया है। वो अपने दांत भींचकर अपना ध्यान केवल एडवर्ड पर केंद्रित रखने की कोशिश कर रही थी। जरा ध्यान से देखो, विक्टोरिया, उसने उसकी एकाग्रता के धागे खींचते हुए कहा। क्या वह वाकई उस राक्षस जैसा है जिसे जेम्स ने साइबेरिया में ढूंढ निकाला था? उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और फिर एडवर्ड से सेठ और फिर मुझ पर इधर उधर घूमने लगीं। वही नहीं, उसने अपनी छोटी लड़की की आवाज में कहा। असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है, एडवर्ड ने धीरे से कहा, मखमली आवाज में वह उसके और करीब आ गया। सिवाय इसके कि तुम क्या चाहती हो, तुम उसे कभी नहीं छू पाओगी। उसने अपना सिर तेजी से और झटके से हिलाया, उसके भटकाव से लड़ते हुए, और उसके चारों ओर छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने योजना के बारे में सोचा, वह उसे रोकने के लिए तैयार हो गया। उसका चेहरा हताशा में विकृत हो गया, और फिर वो फिर से एक शेरनी की तरह झुक गई और जानबूझकर आगे बढ़ी। विक्टोरिया कोई अनुभवहीन, सहज प्रवृत्ति से प्रेरित नवजात शिशु नहीं थी। वह घातक थी। मैं भी उसके और रिले के बीच अंतर बता सकता था, और मुझे पता था कि अगर सेठ इस पिशाच से लड़ रहा होता तो वह इतना लंबा नहीं टिक पाता। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, एडवर्ड भी हिल गया और यह शेर बनाम शेरनी की लड़ाई थी। नृत्य की गति बढ़ गई। ये घास के मैदान में एलिस और जैस्पर की तरह था, गति का एक धुंधला सर्पिल, केवल ये नृत्य पूरी तरह से कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। जब भी कोई उनके गठन में फिसलता था तो चट्टान के चेहरे से तेज क्रंच और क्रैकिंग की आवाज़ें गूंजती थीं। लेकिन वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि मैं यह नहीं देख पाया कि कौन गलती कर रहा था। रिले का ध्यान हिंसक बैले से हट गया था, उसकी आंखें अपने साथी के लिए बेचैन थीं। सेठ ने वार किया, पिशाच का एक और छोटा टुकड़ा कुचल दिया। रिले ने चिल्लाया और एक जोरदार पीछे से वार किया जिसने सेठ को उसकी चौड़ी छाती में जकड़ लिया। सेठ का विशाल शरीर 10 फीट ऊपर उठा और मेरे सिर के ऊपर चट्टानी दीवार से इतनी जोर से टकराया कि ऐसा लगा कि पूरी चोटी हिल गई है। मैंने उसके फेफड़ों से सांस की आवाज़ सुनी और मैं रास्ते से हट गया क्योंकि वह पत्थर से टकराया और मेरे सामने कुछ फीट की दूरी पर जमीन पर गिर गया। सेठ के दांतों के बीच से एक धीमी सी चीख निकली। भूरे रंग के पत्थर के नुकीले टुकड़े मेरे सिर पर गिरे, जिससे मेरी खुली त्वचा खरोंच गई। पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा मेरे दाहिने हाथ से लुढ़क कर नीचे आया और मैंने उसे सहजता से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां लंबे टुकड़े के चारों ओर कस गईं, क्योंकि मेरी खुद की जीवित रहने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई थी। चून की भागने का कोई मौका नहीं था।
इसलिए मेरा शरीर इस बात की परवाह किए बिना कि यह इशारा कितना अप्रभावी था, लड़ाई के लिए तैयार था। मेरी नसों में एड्रेनालाइन का संचार हुआ। मुझे पता था कि ब्रास मेरी हथेली को काट रहा है। मुझे पता था कि मेरी अंगुली की दरार विरोध कर रही है। मुझे पता था, लेकिन मैं दर्द महसूस नहीं कर सकता था। रिले के पीछे मैं केवल विक्टोरिया के बालों की मुड़ती हुई लो और सफ़ेद रंग का धुंधलापन देख सकता था। लगातार बढ़ती धातु की चटकने और फटने, सांस फूलने और चौंकने की आवाज़ों से यह स्पष्ट हो गया कि नृत्य किसी के लिए घातक होता जा रहा था। लेकिन कौन सा? रिले मेरी ओर झुका, उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उसने हमारे बीच रेत के रंग के फर के ढीले पहाड़ को घूर कर देखा, और उसके हाथ कटे हुए, टूटे हुए हाथ पंजों में मुड़े हुए थे। उसका मुंह खुल गया, चौड़ा हो गया, उसके दांत चमक रहे थे, जैसे ही वह सेठ का गला काटने के लिए तैयार हुआ। एड्रेनालाइन का दूसरा झटका बिजली के झटके की तरह लगा, और अचानक सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया। दोनों ही मुकाबले बहुत करीबी थे। सेठ अपना मैच हारने वाला था और मुझे नहीं पता था कि एडवर्ड जीत रहा है या हार रहा है। उन्हें मदद की जरूरत थी। ध्यान बटाने वाला, कुछ ऐसा जिससे उन्हें बढ़त मिल सके। मेरे हाथ ने पत्थर की कील को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि ब्रेस का सहारा टूट गया। क्या मैं काफी मजबूत था? क्या मैं काफी बहादुर था? मैं अपने शरीर में खुरदरे पत्थर को कितनी जोर से घुसा सकता था? क्या इससे सेठ को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा? क्या वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा कि मेरा बलिदान उसे कुछ लाभ पहुंचा सके? मैंने अपनी बांह पर धारदार चीज को घुमाया, अपनी मोटी स्वेटर को पीछे खींचकर त्वचा को उजागर किया, और फिर अपनी कोहनी पर नुकीली नोक को दबाया। मेरे पिछले जन्मदिन से ही वहां एक लंबा निशान था। उस रात मेरा बहता हुआ खून हर पिशाच का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त था, उन्हें एक पल के लिए जगह पर जमने के लिए। मैंने प्रार्थना की कि यह फिर से उसी तरह काम करे। मैंने खुद को मजबूत किया और एक गहरी सांस ली। विक्टोरिया मेरी सांसों की आवाज़ सुनकर विचलित हो गई। एक सेकंड के लिए स्थिर रहने वाली उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। उसके हाव भाव में अजीब तरह से क्रोध और जिज्ञासा का मिश्रण था। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने पत्थर की दीवार से गूंजती हुई और मेरे सिर के अंदर गूंजती हुई दूसरी आवाज़ों के साथ धीमी आवाज़ कैसे सुनी। मेरी अपनी दिल की धड़कन ही इसे दबाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। लेकिन एक पल में जब मैंने विक्टोरिया की आंखों में देखा, तो मुझे लगा कि मैंने एक जानी पहचानी हताशा सुनी है। उसी क्षण नृत्य हिंसक रूप से टूट गया। यह इतनी जल्दी हुआ कि मैं घटनाओं के क्रम को समझ पाने से पहले ही समाप्त हो गया। मैंने अपने दिमाग में इसे समझने की कोशिश की। विक्टोरिया धुंधली संरचना से बाहर निकल गई थी और पेड़ के आधे हिस्से पर एक ऊंचे स्प्रूस से टकरा गई थी। वह पहले से ही उछलने के लिए झुकी हुई धरती पर वापस आ गई। उसी समय एडवर्ड ने तेजी से पीछे की ओर मुड़कर बेखबर रिले को बांह से पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एडवर्ड ने अपना पैर रिले की पीठ पर टिका दिया हो और जोर से चिल्लाया हो। छोटा सा शिविर रिले की पीड़ा भरी चीख से भर गया था। उसी समय सेठ उछलकर खड़ा हो गया, जिससे मेरा अधिकांश दृश्य अवरुद्ध हो गया। लेकिन मैं अभी भी विक्टोरिया को देख सकता था, और हालांकि वह अजीब तरह से विकृत दिख रही थी, जैसे कि वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो पा रही थी, मैं उसके जंगली चेहरे पर वो मुस्कान देख सकता था जिसका मैं सपना देख रहा था। वो कुंडलित होकर उछली, हवा में कुछ छोटा और सफ़ेद सीटी बजाता हुआ आया और बीच उड़ान में उससे टकराया। टक्कर धमाके जैसी लगी और वो एक दूसरे पेड़ से जा टकराई, जो 2 टुकड़ों में टूट गया। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई, झुक गई और तैयार हो गई, लेकिन एडवर्ड पहले से ही अपनी जगह पर था। जब मैंने देखा कि वह सीधा और सही तरीके से खड़ा था, तो मेरे दिल में राहत की लहर दौड़ गई। विक्टोरिया ने अपने नंगे पैर से उस मिसाइल को किनारे कर दिया जिसने उसके हमले को कमज़ोर कर दिया था। यह मेरी ओर लुढ़का और मुझे एहसास हुआ कि यह क्या था। मेरा पेट फूल गया, उंगलियां अभी भी हिल रही थीं। घास के पत्तों को पकड़कर रिले का हाथ बिना सोचे समझे जमीन पर घसीटने लगा। सेठ फिर से रिले के चारों ओर चक्कर लगा।
रहा था और अब रिले पीछे हट रहा था। वो आगे बढ़ते वेयरवुल्फ से दूर चला गया, उसका चेहरा दर्द से कठोर हो गया था। उसने बचाव के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठाया। सेठ ने रिले पर हमला किया और पिशाच का संतुलन बिगड़ गया। मैंने देखा कि सेठ ने रिले के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए और फिर से उछलकर वापस आ गया। कान फाड़ देने वाली धातु की चीख के साथ रिले ने अपना दूसरा हाथ भी खो दिया। सेठ ने अपना सिर हिलाया और हाथ को जंगल में फेंक दिया। सेठ के दांतों से निकली टूटी हुई फुफकार की आवाज हंसी की तरह लग रही थी। रिले ने पीड़ा भरी आवाज में कहा, विक्टोरिया। विक्टोरिया को अपना नाम सुनकर भी कोई आपत्ति नहीं हुई। उसकी आंखें एक बार भी अपने साथी की ओर नहीं झुकीं। सेठ ने खुद को विध्वंसक गेंद की ताकत से आगे बढ़ाया। इस झटके ने सेठ और रिले दोनों को पेड़ों में धकेल दिया, जहां धातु की चीख के साथ रिले की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। चीखें अचानक बंद हो गईं, जबकि चट्टानों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाजें जारी रहीं। हालांकि उसने रिले को अलविदा कहने के लिए कोई नज़र नहीं बख्शी, लेकिन विक्टोरिया को लगा कि वह अकेली है। वह एडवर्ड से दूर जाने लगी, उसकी आंखों में निराशा की ज्वाला भड़क रही थी। उसने मुझे एक छोटी, पीड़ा भरी नज़र से देखा और फिर वो तेजी से पीछे हटने लगी। नहीं, एडवर्ड ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ मोहक थी। बस थोड़ी देर और रुको। वह घूमकर धनुष से निकले तीर की तरह जंगल की शरण स्थली की ओर उड़ चली। लेकिन एडवर्ड बंदूक की गोली से भी तेज था। उसने उसे पेड़ों के किनारे पर बिना सुरक्षा के पकड़ लिया और एक आखिरी सरल कदम के साथ ही नृत्य समाप्त हो गया। एडवर्ड का मुंह एक बार उसकी गर्दन पर छू गया, जैसे कोई दुलार रहा हो। सेठ के प्रयासों से आने वाली चीख पुकार ने हर दूसरी आवाज को ढक दिया, इसलिए कोई भी स्पष्ट आवाज नहीं थी जो छवि को एक बना सके। हिंसा, वो उसे चूम सकता था, और फिर बालों की ज्वलंत उलझन अब उसके शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ी नहीं थी। कांपती नारंगी लहरें जमीन पर गिरी और पेड़ों की ओर लुढ़कने से पहले एक बार उछलीं।